हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज हम बात करेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में, जिनके बोर्ड ने इनके फार्मा बिजनेस के डीमर्जर को अप्रूव कर दिया है और लास्ट वीक इन्होंने डीएचएफएल यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भी एक्वायर किया था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन चेंजेस से इनके बिजनेस स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम पिरामल के करंट स्ट्रक्चर को यानी कि बिफोर डीमर्जर जो स्ट्रक्चर है उसको समझें, तो पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड ये एक बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर आज भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें प्रमोटर का हिस्सा लगभग 44% है और बाकी का 56% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स और रिटेल शेयर होल्डर के पास है। फर्दर अगर इस कंपनी के हम नीचे जाएं तो इनके दो बिजनेसेस हैं, एक है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस और दूसरा है इनका फार्मा बिजनेस। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसने कि डीएचएफएल को पीछे एक्वायर किया है। दूसरी एक इनकी एनबीएफसी पीएचएल फिन इन्वेस्ट के नाम से है। फिर इनकी कुछ ऑल्टरनेटिव असेट्स हैं। इसके अलावा इनका श्रीराम कैपिटल लिमिटेड और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में भी कुछ स्टेक है। और अगर बिजनेसेस की बात करें तो ये रिटेल लैंडिंग, होलसेल लैंडिंग, ऑल्टरनेटिव असेट्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर वहीं इनके फार्मा बिजनेस की बात करें जिसमें कि 80% हिस्सेदारी पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड की है, इसके अलावा 20% कार्लायल ग्रुप की हिस्सेदारी है और इससे इनका 45% रेवेन्यू आता है। और इसमें अगर बात करें तो इनकी दो 100% सब्सिडरी हैं, कन्वर्जेंस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी हेमो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इनका एक जॉइंट वेंचर है एलर्जन के नाम से और इनकी ओवरसीज सब्सिडरी है जिसमें 100% हिस्सेदारी है इनकी। और अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो ये एपीआई और जो फार्मा फॉर्मुलेशन होते हैं उनकी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, क्लिनिकल एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर इनके कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक जैसे कि एनेस्थीसिया सॉल्यूशंस वगैरह हैं। फिर इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर में भी हैं। और ये ऑप्थोमोलॉजी यानी कि आई से रिलेटेड डिजीज के बारे में भी इनके बिजनेस है। तो अब अगर हम बात करें कि चेंजेस क्या कर रहे हैं ये, तो अगर फाइनेंस साइड से पहले हम बात करें तो ये जो इनकी पीएचएल फिन इन्वेस्ट कंपनी है जो कि अभी 100% सब्सिडरी है, इसको अमलगमेट कर दिया जाएगा इनकी फाइनेंस कंपनी में। और इसके अलावा दूसरा जो चेंज है ये एचएफसी यानी कि जो इनकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी उसमें डीएचएफएल मर्ज हो जाएगा और ये अभी भी इनकी 100% सब्सिडरी रहेगी। तो फाइनेंस साइड से तो ये चेंजेस हो रहे हैं। और अगर हम बात करें फार्मा साइड की, तो फार्मा साइड में ये जो पूरा बिजनेस है फार्मा का, इसको यहां से डीमर्ज कर दिया जाएगा और एक सेपरेट एंटिटी बनेगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करी जाएगी। और इसकी जो ये दो सब्सिडरी हैं, कन्वर्जेंस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और हेमो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी फर्दर पिरामल फार्मा लिमिटेड में अमलगमेट हो जाएंगी। और ये किया जा रहा है ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो अब अगर बात की जाए कि जब ये डीमर्जर हो जाएगा फार्मा बिजनेसेस का और फाइनेंस साइड के चेंजेस कंप्लीटेड हो जाएंगे, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो आप इस चार्ट पे देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। एक तो इनकी पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड जो कि अभी लिस्टेड है वो कंपनी से फार्मा बिजनेस हट जाएगा, उसमें मेनली फाइनेंस बिजनेस रह जाएगा। और दूसरा इनका पोस्ट डीमर्जर एक पिरामल फार्मा लिमिटेड के नाम से नई कंपनी आएगी जिसको कि ये इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाएगा। और फर्दर स्ट्रक्चर ये होगा कि इस फाइनेंस वाले पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड में हिस्सेदारी में कोई चेंज नहीं होगा। प्रमोटर के पास 44%, शेयर होल्डर के पास अभी भी 56% रहेगी। और इसमें जो इनका हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो कि जिसने डीएचएफएल को एक्वायर किया है, इनकी 100% सब्सिडरी रहेगी। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव असेट्स बिजनेसेस और श्रीराम कैपिटल और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का स्टेक बना रहेगा और बिजनेसेस भी इनके सेम रहेंगे। और अगर हम फार्मा साइड से बात करें, एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाएगी और इसमें 45% शेयर होल्डर के पास रहेगा, 35% प्रमोटर के पास और 20% कार्लाइल के पास रहेगा जो कि इसके इन्वेस्टर हैं। और इसमें फर्दर इनका 49% हिस्सा एलर्जन में बना रहेगा और इनकी 100% ओवरसीज सब्सिडरी रहेंगी, बिजनेस सेम रहेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि भैया किया क्यों जा रहा है,
तो एक तो जो इनका बिजनेस है, जब इन्होंने शुरू किया था तो दोनों छोटे बिजनेस थे, अब लेकिन वो अपने आप में इतने बड़े हो चुके हैं, और आप देखिए कि फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज एक साथ नहीं जाते हैं। तो ये दो एक डिफरेंट सेक्टर हैं, क्योंकि उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो उनको ये सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो काफी बड़े हो चुके हैं। और इसके अलावा जब ये सेपरेट होके ये अपने आप में फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी भी और फार्मा कंपनी भी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन रखेंगी सेक्टर में। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर हैं आज की डेट में, अगर वो पिरामल में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको दोनों फार्मा में भी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर उनको फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में भरोसा है या फार्मा में, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा इससे कंपनी को उम्मीद है कि शेयर होल्डर को काफी वैल्यू होगी, जब ये दोनों कंपनीज अलग हो जाएंगी तो उससे इनकी वैल्यू अनलॉक होगी। और अब बात की जाए कि भाई पिरामल एंटरप्राइज के जो करंट शेयर होल्डर हैं, वो अपना फार्मा बिजनेस लूज कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या फायदा होगा? तो उस उनको इसके बदले में क्या मिलेगा? उनको जो नई कंपनी बनेगी पिरामल फार्मा लिमिटेड, जो भी एक शेयर इसमें उन्होंने होल्ड किया होगा, उसके बदले में इसके 4 शेयर मिलेंगे, जिसकी की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी। और यहाँ पे अभी जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो एक शेयर के बदले में आपको 4 नए शेयर पिरामल फार्मा के मिलेंगे, और पिरामल एंटरप्राइज का शेयर तो आपके पास रहेगा ही। तो अब अगर बात की जाए इनके डीएचएफएल एक्विजिशन की, जो कि इन्होंने लास्ट वीक किया। डीएचएफएल आप जानते ही होंगे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि कुछ साल पहले बैंकरप्ट हो गई थी। तो उसको इन्होंने 34,250 करोड़ में खरीदा है, जिसमें 14,700 कैश में दिया जाएगा, और उसके अलावा 19,550 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसका कि 6.75% इंटरेस्ट होगा, हाफ ईयरली बेसिस पे पे किया जाएगा, ये इशू किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने 3,800 करोड़ क्रेडिटर को भी पे किए हैं कैश में। तो ओवरऑल इनको ये जो डील है 38,000 करोड़ के आसपास पड़ेगी। और इससे जो डीएचएफएल के 70,000 क्रेडिटर हैं, जब ये बैंक हुई थी, तो उनको लगभग अपने जो भी उनके ड्यूज थे डीएचएफएल के, उसका 46% हिस्सा मिल जाएगा। तो इस प्रपोजल को, इस रेजोल्यूशन को 94% क्रेडिटर ने अप्रूव किया था। और इसके बाद कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एनसीएलटी की अप्रूवल ले ली है। और अब डीएचएफएल पिरामल का पार्ट बन गया है। और पिरामल को इससे क्या फायदा होगा? तो डीएचएफएल की प्रेजेंस टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत है। तो इससे इनकी जो रिटेल लोन बुक है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, इनको 1 मिलियन कस्टमर्स मिल जाएंगे, 17 लाख तक का इनका एवरेज टिकट साइज हो जाएगा लोन का, 301 ब्रांचेस हो जाएंगी। और इनकी जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की प्रेजेंस है ऑलमोस्ट हर स्टेट में, 24 स्टेट्स और यूटीज में है। तो इससे इनको फायदा होगा। तो आज की डेट में अगर प्री मर्जर की बात करें, तो इनकी जो रिटेल बुक है वो सिर्फ 12% है। और होलसेल बुक, जो कि ये कॉरपोरेट्स को और रियल एस्टेट कंपनीज को लोन देते हैं, वो 88% है। वो पोस्ट मर्जर के बाद रिटेल शेयर बुक बढ़ेगी, और अल्टीमेटली इनको शॉर्ट टर्म में उम्मीद है कि ये 50-50% हो जाएगा, रिटेल भी 50% और होलसेल भी 50%, जो कि अभी 12 और 88 है। और आने वाले टाइम में, यानी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, ये रिटेल को और बढ़ा के 67% पे ले जाना चाहते हैं, और अपनी होलसेल बुक को 1/3 रखना चाहते हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग की, जैसा कि बताया 44% के आसपास इनके प्रमोटर के पास है, और बाकी 33% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 10% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और 13% के आसपास का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अगर इनके फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्टर की बात की जाए, तो आप बड़े बड़े नाम देखेंगे, जैसे कि एलआईसी, कोटक महिंद्रा बैंक डोमेस्टिक में, उसके अलावा सोसाइटी जनरल और ब्लैक रॉक, नोमूरा, ये फिडेलिटी, ये सब बड़ी कंपनीज हैं जो कि इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अब अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो इन्होंने एक साल में 109% की रिटर्न दी है, 2021 में लगभग 93% की, पिछले 3 महीने में 19% की, एक महीने में 7% की, और आज ये शेयर लगभग 4% के आसपास गिरा है, तब भी एक वीक में इन्होंने लगभग 3.72% की अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दी है। तो इन्होंने हर पीरियड में अच्छा किया है। इसके अलावा अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की देखें, तो वो एवरेज प्राइस इसका 3200 देखते हैं, ऑन द हायर साइड भी वो 3255 देखते हैं, तो ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है। और लोअर साइड पे वो 2890 का प्राइस बताते हैं, जो कि करंट प्राइस से
अभी इसका करंट प्राइस इससे नीचे चल रहा है। तो ये देख के तो ऐसा लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने लोएस्ट प्राइस जो भी एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट के हिसाब से, उससे भी ये नीचे चल रहा है। और लगभग 10 से, ये कल का प्राइस है, आज तो ये 2760 के आसपास आ गया है। तो इसमें 15% की अपसाइड दिखती है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि एक साल में इतनी ज्यादा इन्होंने शेयर प्राइस इसका बढ़ा है, तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। रिटर्न 4% के आसपास है। डेट 1:1 टाइप में है, 0.97। थोड़े से ज्यादा है, थोड़े कम होते तो बेटर होता, बट अगेन फाइनेंशियल कंपनी है तो थोड़े डेट ज्यादा होते ही हैं। और इसके अलावा अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा दोनों में थी अभी तक, तो इसलिए इनका एग्जैक्ट रियल कॉम्पिटिटर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बट अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इनको कंपेयर करें तो इनका थोड़ा वैल्यूएशन जैसे कि पी रेशो वाइज हायर लगता है, पीबी रेशो में भी इनका थोड़ा सा ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली। हालांकि डिविडेंड ये 1% का देते हैं। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए कि इसके शेयर को लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो अभी भी जैसे एनालिस्ट के हिसाब से जो सस्ता है, तो 15% की अपसाइड इसमें दिखती है। लेकिन फिर भी जैसे कि इसका थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, तो अगर हम वेट करें किसी करेक्शन का, आज 4% तक की करेक्शन हुई है, तो अगर फर्दर कुछ जैसे ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आती है और इसका प्राइस अगर 2650 से नीचे जाता है, यानी कि 2600 से 2650 के बीच में, मुझे अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन करेक्शन पे ले तो बेटर रहेगा। जाने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको ये सेक्टर अच्छा लगता है, शेयर अच्छा लगता है, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।